वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो नेपाल की जो मेडिकल जो होता है एकेडमिक कैलेंडर वो क्या है और यहाँ पर क्या सीट बुकिंग होता है कि नहीं होता है, और होता है तो किस तरह से होता है, और एडमिशन कौन फाइनल करता है, और सीट बुकिंग का मतलब क्या है नेपाल में अगर आप कराते हो तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप MBBS इन नेपाल या MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BSc MLT, BSc MIT या जो भी है फील्ड है नर्सिंग वगैरह, BSc नर्सिंग हो गई, मेडिकल फील्ड में BPH हो गई, इसमें करना चाह रहे हो तो आपके लिए क्या है और कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा और फ़ी क्या होता है और फ़ी कौन डिसाइड करता है और कितने लगता है फ़ी। तो इसमें जो मेजर जो होगा बातें फ़ी वगैरह पर MBBS की होगा, क्योंकि बाकी जो फॉरेन स्टूडेंट है वो दूसरे फील्ड में नहीं आते हैं, जैसे कि BSc MLT, BSc MIT, BSc नर्सिंग, ये सब में नहीं आते। तो यहाँ पर जैसे कि रिसेंट जो सेशन स्टार्ट होता है, जो सेशन की जो टाइमिंग होती है एवरी ईयर जो एप्लीकेशन फॉर्म आने की, वो सितंबर अक्टूबर जनरली होता है, सितंबर के करीब में। अगस्त बोलिए या सितंबर बोलिए। लेकिन जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, और जब लॉकडाउन हुआ उसी टाइम से बोल सकते हो मेडिकल एजुकेशन का यहाँ पर आया है। तो जैसे इंडिया में पहले क्या होता था, आप बहुत पहला इतिहास देखोगे पहले का, तो स्टेट वाइज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे। एम्स अलग लेता था, PMT वगैरह बहुत सारे जो एग्ज़ामें होती थी वो होती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्ज़ाम लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सारे जो एग्ज़ामें हैं उसको कंबाइंड कर दिया, तो CBSE एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम लेता था। उसके अलावा भी जो एम्स है, एम्स दिल्ली, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता था। और जो इसमें सारे का जैसे कि CBSE लिया तो एम्स को छोड़कर, जो एम्स दिल्ली है और एम्स की ब्रांचेस है उसका छोड़कर बाकी कॉलेजेस में सीट अलॉट करता था। तो उस तरह से क्या हुआ कि जो बाद में फिर एम्स दिल्ली को भी मर्ज कर दिया गया और नीट UG, नीट PG इस तरह से बुलाने लगे। और नीट UG में कहने मतलब कि फिर CBSE ही लेता था। लेकिन कुछ दिन पहले आप देखो होंगे कि NTA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और जो NTA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो NTA है वो करने मतलब कि उसका काम है नीट UG कराना, नीट PG कराना, और मेरे हिसाब से, और उसके बाद करने का मतलब कि जो आपको फिर काउंसलिंग कराना और रेडी सीटें जो है अलॉट करना, डेटें निकालना, क्लासेस कब से, UG का एग्ज़ाम कब है, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें हैं डेडलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का नीट UG के लिए। उसी तरह से जिस तरह से इंडिया में है उसी तरह से पहले क्या होता था, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। कोई ऑटोनोमस है तो ऑटोनोमस होता था, जैसे BP कोइराला का अलग होता था, पाटन का अलग होता था, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का अलग होता था, काठमांडू यूनिवर्सिटी का अलग होता था। मीन्स 4 ठो मिनिमम एग्ज़ाम होते थे, अलग से कंडक्ट कराए जाते थे। लेकिन क्या हुआ 2020 में मीन्स MS के लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट हो गई मेडिकल एजुकेशन के कमीशन की। और जैसे कि इंडिया में डिमांड हुई उसी तरह से नीड हुई, और यहाँ भी उसी तरह से नीड हुआ नेपाल में और इस्टेब्लिशमेंट हो गई। जब 2019 में एक करीब लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट हुई तो मेडिकल एजुकेशन ने सिलेबस भी निकाला, और मेडिकल एजुकेशन कमीशन पूरा नाम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSc बुलाते हैं। जिस तरह से इंडिया में NTA शॉर्ट फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, उसी तरह से यहाँ से MEC बुलाते हैं, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का नाम हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं उसको मीन्स सारे को सारे एग्ज़ामें ऑल ओवर नेपाल के लिए मेडिकल में UG PG के लिए कराना शुरू किया, और बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन लगा। जैसे कि पहले आप नेप्लीज की बात बोला जाए तो पहले आप यहाँ का किसी भी यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम पास हो तो दूसरे में चल जाते थे, पढ़ लेते थे, अलग अलग है। लेकिन फॉरेन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में तो फॉरेन के लिए बात करते हैं। तो उसी तरह से तब कोविड आ गई। कोविड की वजह से जो भी उसका मेडिकल एजुकेशन का एकेडमिक कैलेंडर था डिस्टर्ब्ड हो गया। इंडिया में भी डिस्टर्ब हुए थे, और इस साल NTA ने मेंटेन कर लिया अपना, और MSc ने भी मेंटेन करने की कोशिश की इस साल, लेकिन इस साल भी मेंटेन नहीं हो पाया। उसका रीज़न है एक करने का मतलब कि यहाँ के लोकल इलेक्शन और एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो 2 इलेक्शन पड़ने की वजह से मेडिकल एजुकेशन ने रीज़न बताया कि ये दोनों इलेक्शन होने की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई।
तो इसमें क्या है कि हमारा जो मेन पॉइंट था कि एडमिशन कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो देखिए नॉर्मल जो डेट है अगस्त सितंबर होता है एप्लीकेशन आने का। तो अब जो डिले चल रहा था, डिले की वजह से इस बार आपको सितंबर अक्टूबर के करीब में एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है जो नेक्स्ट सेशन के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको क्या होता है वहाँ पर कि अगर 2 ठो ऑप्शन होता है, अगर फॉरेन कैटेगरी में हो तो आपको पहला ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम नेपाल के एग्ज़ाम दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट नेपाल का एग्ज़ाम ना दें, डायरेक्ट आप करने मतलब कि नीट के बेसिस पे एडमिशन लें। अब डायरेक्ट इस सेंस में नहीं कि आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में जाएँ और आपका एडमिशन हो गया, ये नहीं। 2 ठो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में आपको समझना है कि फर्स्ट ऑप्शन जो आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हो और सेकंड ऑप्शन आप एग्ज़ाम में नहीं अपेयर होते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हो तो आपको मीन्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको बैठने को मौका मिलेगा, एग्ज़ाम में अपेयर होते तो। अगर एग्ज़ाम में आप अपेयर नहीं होते हो तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठने को मौका मिलेगा। इसी को डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं नीट के बेसिस पर। तो ये कोई डायरेक्ट नहीं है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही होकर गुजरना है। लेकिन इसे जो कंसल्टेंट लोग हैं या जो भी इस लोग फील्ड में काम करते हैं मेडिकल एजुकेशन के अलावा, वो लोग इसने सिंप्लीफाई कर दिया है। और सिंप्लीफाई क्या बोला जाए, एक मैनिपुलेशन की तरह यूज कर रहे हैं ये वर्ड को कि डायरेक्ट एडमिशन। जैसे कि मैंने भी बोला डायरेक्ट एडमिशन, तो ये डायरेक्ट एडमिशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर करने का मतलब कि आपको नीट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के थ्रू जाना है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में देखिए, कोई भी काउंसलिंग में आप जाते हो तो फर्स्ट राउंड में सारे सीटें खाली है, सारे कॉलेज का जो 72 सीटें के करीब में है फॉरेन कोटा में। तो जो सीटें खाली है उसमें कहने का मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट राउंड में, जो भी कॉलेज में जाना है, जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज, जो भी कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सेकेंड राउंड में जाते हो तो फर्स्ट राउंड में तो कुछ ना कुछ सीटें जितना भी हो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जो भी बच्चे एग्जाम पर अप्लाई किए एग्जामिनेशन, वो सीटें पैक हो जाती है। तो वो सीटें पैक हो जाती है तो उसमें कहने मतलब सेकेंड राउंड में आपको वो कॉल जो सीटें पैक है उस पर तो नहीं जाना पड़ेगा, जो सीटें वैकेंट है उसमें आपको जाने को मिलेगा सिर्फ। तो इसी को कंसल्टेंट लोग इसे भी मैनिपुलेट करते हैं कि अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कहने का मतलब कि उनको ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो बच्चे के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना है उसको एग्जाम ही में अपेयर होना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये है कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम जो सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का पैक हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें पैक हो गई तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मिलने की काफ़ी कम चांसेस रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड से जो भी सीटें वैकेंट होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलेगा। जैसे कि अभी नेपाल आर्मी में देखो सीटें खाली है, लेकिन फिर भी नहीं बच्चे को मिला क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पैसा देकर फंसे हुए थे। नेपाल आर्मी उसके पाटन से देखिए बीपी में गया है नीट के बेसिस पे एक बच्चे, उसके बाद आयो में भी गया है एक बच्चे, दोनों में एक एक सीटें खाली हुई वैकेंट हुई और दोनों में गया एक एक। तो ये चीज़ें आपको समझना है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप कहने का मतलब कि सबसे पहले ये सोचो कि जो मुझे किस कॉलेज में जाना है। और यहाँ पर बुकिंग के बात आते हैं। तो देखिए आपकी जो सीटें हैं सारे कॉलेजेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको काउंसलिंग अटेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप सोच रहे हो अगर एग्ज़ाम के बेसिस पर जा रहे हो तो एग्ज़ाम देना है, रिजल्ट को वेट करना है। और अगर एग्ज़ाम के बेसिस वाले ऑप्शन से नहीं गए हो, डायरेक्ट नीट के बेसिस पर अप्लाई किए हो, तो कहने मतलब कि आपको एग्ज़ाम नहीं दोगे और रिजल्ट नहीं आएगा आपका। मीन्स 2 ठो चीज़ें सिर्फ नहीं होगा, नहीं तो आपका भी जो एग्ज़ाम के बेसिस पर अप्लाई करेगा उसका भी काउंसलिंग होगा। अगर आप कहने का मतलब कि आपका भी नीट पब है तो आपका भी काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको भी कॉलेजेस अलॉट होगा। कॉलेजेस अलॉट होने के बाद आपको एक फ़ी स्ट्रक्चर मीन्स आप अलॉट होने से पहले ही आपको फ़ी स्ट्रक्चर पब्लिश किया जाता है कि फलाने कॉलेज का फ़ी इतना है, चिलाने का इतना है। तो जो फ़ी स्ट्रक्चर पब्लिश होगा आपको दिखने को मिलेगा सारे फ़ी। और जो फ़ी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब फाइनली डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है। तो आप जब डिसाइड करोगे तो वहाँ पर आपके लिए एक सुविधा है कि आप क्या करना है। तो वहाँ पर आपको चॉइस मिलता है। तो आपको जब वो कॉलेज डिसाइड कर लेते हो फाइनली मुझे यहाँ पर जाना है, तो उसके बाद आपको 1 हफ्ते से मीन्स मिनिमम जो टाइम दिया जाता है 1 हफ्ते का होता है। तो 1 हफ्ते के अंदर में उस कॉलेज में आपको फ़ी डिपॉजिट करना है। उस कॉलेज में फ़ी डिपॉजिट करने के बाद फाइनली आपको जो होगा
करने का मतलब कि उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अपना। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको वो कॉलेज का फाइनली आप ऑथोराइज्ड स्टूडेंट हो गए, मीन्स आप उसके बाद आपको फाइनली उसमें पढ़ाई करना है, परस्यू करना है। जो भी रूल्स रेगुलेशन फ़ी स्ट्रक्चर आप पहले दिखाया गया होगा आपको एडमिशन से पहले, कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, वो फ़ी स्ट्रक्चर आपको लगेगा। तो अब आई स्टूडेंट कहते हैं कि ये फलाने बोल रहे हैं कि इस कॉलेज में इतना फ़ी है, इस कॉलेज में उतना फ़ी है, इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, पहले बुकिंग करा लो, सीट बाकी है। तो ये सारी चीज़ें अफ़वाह की बातें हैं, यहाँ पर उस तरह की कोई सिस्टम नहीं है। आपको देखिए बांग्लादेश, फ़िलीपींस, किर्गिस्तान, यूक्रेन, ये सारे चीज़ों में, रसिया, उसके बाद बेलारूस, ये सारी चीज़ें में आपको वो सारे सिस्टम एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर कोई उस तरह के सिस्टम रॉन नहीं होती है। जिस तरह आपकी इंडिया में पहले एक फॉर्म निकलती है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद एग्ज़ाम देने वाले एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद मतलब एग्ज़ाम देकर जो भी सीटें काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग जो भी कॉलेजेस आपको अलॉट हुई, वो कॉलेजेस में जाना है, आपको एडमिशन लेना है फाइनली। उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम है, उसी तरह से सिम डिटो पहले फॉर्म निकलेगा, फॉर्म निकलने के बाद आपको कॉलेजेस मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपको कहने का मतलब कि जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम, नहीं तो नीट के बेसिस पर तो वेट करो, उस काउंसलिंग का डेट निकलेगा, कौन जिस डेट पर है उस डेट पर जाकर काउंसलिंग अटेंड करो। उसके बाद आपको फाइनली कहने का मतलब कि जो कॉलेजेस अलॉट होगा, जब कॉलेजेस अलॉट होगा उसके बाद आपको कहने मतलब फाइनली उस कॉलेज में फ़ी डिपॉजिट, उसके यूनिवर्सिटी में फ़ी डिपॉजिट करना है, उसके बाद फाइनली आपको उसमें जाना है। देखो कोई भी कॉलेज में फ़ी डिपॉजिट नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई भी कॉलेज में नहीं होता है, और आपको ध्यान में रखना है कोई भी कॉलेज में फर्स्ट डिपॉजिट फ़ी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना है। तो आप सोचते हो कि जो कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट या आपका कोई क्यों ज़रूरत है, क्या नीड है, और हम लोग आपको क्यों पे करें, किसी कंसल्टेंसी को क्यों पे करें। तो देखिए इसमें गाइडेंस होता है, प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो उसी में कोई झूठ बोलता है, कोई आपको सच्चाई से रूबरू कराकर आपको काम कराता है। तो आपके ऊपर है कि आप गाइडेंस लेना चाह रहे हो कि नहीं लेना चाह रहे हो। अगर आप गाइडेंस लेना चाह रहे हो किसी का भी, तो वो गाइडेंस अनुसार आपको पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि देखिए गाइडेंस ये नहीं हुआ कि जो वो कोई आदमी फ्री है। आप कोई दुनिया में फ्री नहीं है, सबके पास व्यस्तता है, सबका बिजी लाइफ है। तो अगर आप उससे गाइडेंस नहीं लोगे तो उसका समय बचेगा, तो वो आप किसी दूसरे टाइम चीज़ में काम यूटिलाइज कर वो 2 रुपया अर्न करेगा, उसका भी फैमिली है, सब चलेगा। तो अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो उसकी सर्विस, जो भी सर्विस चार्ज है वो आप उसको पे करो। अगर आप गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो जैसे कि मेरी वीडियो हुई, दूसरे की वीडियो हुई, वो सारे वीडियो देखकर आप कहने का मतलब अपना काम करो। तो गाइडेंस के चार्ज लिया जाता है, दूसरे कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको एज ए टूरिस्ट आप आए हो किसी कंट्री में विजिट करने, तो आपको जो कंट्री उस चीज़ में, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ विजिट कराने के लिए एज ए टूरिस्ट गाइड आपको चार्जेस लिया जाता है। आपको लगेगा कि ये कहने का मतलब कि मैं टूरिस्ट को पे नहीं करूँगा, खुद ही घूमूँगा, तो आप खुद ही घूमो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से हम लोग का भी काम है, आपको कहने का मतलब कि ये कहने का मतलब कि एक गाइड देना, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ले जाना कि आपको ये कॉलेज बेस्ट है, आप इसमें जाओ, उसमें जाओ, इस तरह से करो, ये सारे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कौन कॉलेज कैसा है, उसका क्वालिटी क्या है, नेपाली कॉलेज स्टूडेंट का डिमांड क्या है, आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें के गाइडेंस के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, और आपको कहने का मतलब कि दूसरे लोग भी चार्ज करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए, आपको जो भी कन्वीनिएंट लगे, जो भी ट्रस्टफुल लगे उससे आप काम करवाइए, कोई डाउट नहीं है, किसी के भी डाउट नहीं है। लेकिन सारे प्रोसेस बूझ कर चलिए, और जो अपकमिंग सेशन है उसका कहने का मतलब कि सितंबर अक्टूबर के करीब में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलता है तो आप कहने का मतलब ये सोचो कि किसी को कोई सीट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी कोई सीट बुक नहीं होती है, पहले प्री बुकिंग वुकिंग कुछ भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कहने का मतलब कि सोचो, और जब से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म फिर आप किसी से भी एडमिशन कराने जाओ तो बोलो कि मैं आपका गाइडेंस का फ़ी बताओ, हम गाइडेंस का फ़ी देंगे। विदाउट सर्विस चार्ज कोई काम नहीं करेगा आपके लिए, ये समझो, उसको कॉलेज ऑलरेडी पे कर रहा है, इसीलिए वो कॉलेज के लिए फोर्स कर रहा है आपको। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।